आज की क्लास में मैं आपको क्लियर कराने जा रही हूँ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है इसको, इसके बाद में नोट करा दूंगा। पहली चीज ये दोनों बायो के अंदर एक स्पेसिफिक टर्म है। कैसे है ये स्पेसिफिक टर्म है। दूसरी चीज, अगर हम लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को देखना स्टार्ट करते हैं, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, तो इसमें ना आपको बार बार ये सारे टर्म सुनने को मिलेंगे जब भी आप पढ़ेंगे वहां पे। ठीक है, क्या सुनने को मिलेगा? होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स और सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो पहले मैं ये समझा देती हूँ, उसके बाद आपको लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में धीरे धीरे समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर आप यहाँ पे क्रोमोसोम के कलर को देखें तो आपको यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो है ये 2 कलर्स में अवेलेबल दिख रहे हैं। ठीक है, कैसे कैसे है ये? एक आपको रेड कलर में दिया गया है, ग्रीन कलर में दिया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है, ये जो दोनों यहाँ पे टोटली डिफरेंट जो क्रोमोसोम्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें से अगर हम सेकंड केस में देखते हैं, यहाँ पे इसमें अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो एक्सचेंज हो जाने के बाद यहाँ पे एक फेनोमेना हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? फेनोमेना हो रहा है, दैट इज रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, क्यों है रिकॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन का मतलब आपको पता है और री का मतलब आपको पता है। ऐसा नहीं है कि ये क्रोमोसोम इसके पहले नहीं था, इसकी आइडेंटिटी थी। यहाँ भी ये क्रोमोसोम था, यहाँ पे भी ये क्रोमोसोम अवेलेबल है, बस फर्क क्या है यहाँ पे? क्या डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ये थोड़ा दूसरे टाइप का है, मतलब ये रिकम्बाइंड है। कैसा है ये? रिकम्बाइंड है, तो जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या टर्म दे रहा है? रिकॉम्बिनेशन का। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो ये रेड वाला पोर्शन है, ऐसे समझिए, रेड क्रोमोसोम का कुछ पोर्शन जो है वो क्या हो गया है? ग्रीन क्रोमोसोम के पोर्शन के साथ लगा हुआ है, राइट? सेम वही चीज देखिए यहाँ भी हुई है। दूसरे तरीके से अगर आप इसको समझना चाहते हैं और देखिए, इस ग्रीन क्रोमोसोम इसका कुछ पोर्शन जो है वो कहाँ लगा है? इसके साथ लगा है। ठीक है, समझाने के लिए दे रही हूँ इतना एरर, ताकि आपको समझ आए। एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ भी क्या है, इसका कुछ पोर्शन कहाँ लगा हुआ है? इस क्रोमोसोम पे लगा हुआ है। तो अगर आपको समझना हो सिस्टर क्रोमैटिड्स से नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक, अगर ये क्रोमोसोम है, एक मैंने यहाँ बनाया और दूसरा मैंने सपोज कीजिए यहाँ बनाया, ये देखिए, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है, मतलब इसके जो आर्म्स है, अगर ये क्रोमोसोम ए है और अगर ये क्रोमोसोम बी है, ठीक है, तो इसके अगर हम आर्म्स को देखना स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए इसको और इसको अगर हम देखना स्टार्ट करें, क्या है ये? व्हाट आर दी स्ट्रक्चर? सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या है ये? सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ठीक है। वैसे ही एग्जैक्टली यहाँ पे ये दोनों क्या है? ये भी सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये भी क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या है ये? सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम
यहाँ पे डिस्कशन करना चाहते हैं किसी भी इस क्रोमोसोम के किसी भी आर्म और इस क्रोमोसोम के किसी भी आर्म के बीच में, इसका मतलब हो गया ये क्या हो गया, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या हो गया यहाँ पे, इसकी टर्म क्या यूज करेंगे हम लोग, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या टर्म यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम्स हैं होमोलोगस तो हैं, क्या है ये, होमोलोगस है, मतलब एक क्रोमोसोम ये रहा और दूसरा जो है ये ब्लू कलर का जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो यहाँ पे इसके साथ अवेलेबल है। क्रोमोसोम्स अगर क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं ना ह्यूमंस में, जैसे मैंने बोला ये क्या है, तो ये ट्यूएन है, इसकी कॉपी कौन सी है, ये है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम। इस बात को यहाँ पे समझिए, ये देखिए बना है दो यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सुन के और अलग अलग कलर्स को देख के आपको घबराना नहीं, हमेशा इस बात को दिमाग में रखना है कि अच्छा अब हमें यहाँ पे ये बात समझ आ रही है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये कैसे हैं, पेयर में, मतलब इनका यहाँ पे वन सेट अवेलेबल है। क्या है यहाँ पे, वन सेट अवेलेबल है। ठीक है, और इसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कशन क्या कर रहे थे, ये जो वन सेट अवेलेबल है। तो अब जो डिस्कशन आगे बढ़ेगा वो जीन्स के बारे में। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक जीन मैंने यहाँ बनाया और वन जीन जो है वो मैंने यहाँ बनाया। ठीक है, इसके केस में वन जीन मैंने यहाँ बनाया, वन जीन मैंने यहाँ बनाया। ठीक है, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इतना तो मैंने आपको सिखा ही रखा है, अगर इसको मैं 1 2 मार्क कर दूं, यहाँ पे भी मैं क्या करूँ, इसको ऐसे लेबल कर दूं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इनके बीच में लिंकेज हो सकता है, तो आप बोलेंगे इसके बीच में तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है ना। मतलब अगर दूसरे लैंग्वेज में मैं आपसे पूछूं कि क्या ये लिंक्ड जीन्स हैं, क्या आप बोलेंगे नहीं है लिंक्ड जीन्स। और यहाँ क्या दिख रहा है आपको, ये है, तो ये क्या है, लिंक्ड जीन्स है। क्या है ये, लिंक्ड जीन्स है। क्या है ये, लिंक्ड जीन्स है, मतलब ये जीन्स के बीच में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे प्रॉपर कि हाँ एसोसिएशन है। और अब हम लोग क्या करेंगे, इस फिनोमेना को जैसे जैसे डिटेल करना स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे क्या करते हैं डिटेल करना स्टार्ट करते हैं, तो और अच्छे तरीके से हम लोग को ये सारी चीजें समझ आती हैं। ठीक है, तो बोला ही यही जाता है कि द टेंडेंसी ऑफ द जीन्स, द टेंडेंसी ऑफ द जीन्स और सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, इस हिस्से की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर इस फोटो को देखें जो अभी इसके पहले था, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सेगमेंट है, ये यहाँ तो जीन नहीं बता रही मैं, यहाँ पे क्या है, सेगमेंट है। ठीक है, तो द टेंडेंसी ऑफ जीन्स और सेगमेंट्स ऑफ डीएनए क्लोजली पोजिशन्ड, कैसे है ये, इनका पोजीशन कैसे है, ऐसे क्लोजली रिलेशन में यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, along the chromosome to segregate together at meiosis। होता क्या है, सबको पता है गेमेटोजेनेसिस के टाइम में मैंने आपको क्या बोला था, याद है कि इस चैप्टर में कहीं पे भी माइटोसिस का जिक्र नहीं करा, करेगा भी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अगर इससे गेमेटोजेनेसिस होगा तो ऑब्वियस है कि यहाँ से ये जो वन सेट है मतलब 2n है, तो 2n से इसको n बनना पड़ेगा। ठीक है, और n बनते वक्त क्या होता है, ये जो दोनों जीन्स है ना, तो ये दोनों इतने टाइटली लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ कि दोनों यहाँ से उड़ते हुए चले जाते हैं गेमेटोजेनेसिस के बाद। मियोसिस के बाद सेग्रीगेशन के टाइम में जहाँ पे बंटवारा होना चाहिए था, कोई सेग्रीगेशन नहीं हुआ, दोनों इकट्ठे चले जाते हैं साथ में। ठीक है, पहले मैं लिखती हूँ तो हो सकता है उससे आपको और अच्छे से समझ आए। चलिए लिखते हैं हम लोग, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में सबसे पहले लिंकेज नोट कर लीजिए। लिंकेज,
तो ये लिंकेज क्या है यहाँ पे, ये है द टेंडेंसी और और कर देती हूँ यहाँ पे द टेंडेंसी फॉर जीन्स और सेगमेंट्स। जीन्स भी लिख सकते हैं, जीन्स जहाँ अवेलेबल है वो एक सेगमेंट ही है ना। जीन्स और सेगमेंट्स of DNA, segments of DNA closely positioned। बहुत इजी लिख रही हूँ, ठीक है, याद रखिएगा इसको, हमेशा एग्जाम में लिखना है, सवाल नहीं उठता कोई भी आपको इसमें हाफ मार्क भी कट कर सके, ठीक है। सेगमेंट्स ऑफ डीएनए क्लोजली पोजिशन, ये कीवर्ड है इसका, ये क्या है, इस टर्म का कीवर्ड है, क्लोजली पोजिशन्ड along a chromosome to segregate together। मैंने यहाँ पे अलग अलग नहीं लिखा है, कैसे सेग्रीगेट हो रहा है, टुगेदर लिखा है। दूसरा जो इस टर्म का कीवर्ड है क्या है, टुगेदर है, मतलब कैसे चले जाते हैं, वो एक साथ चले जाते हैं इकट्ठे, दैट इज टुगेदर एट मियोसिस। माइटोसिस हो ही नहीं सकता, इतना तो खैर मैंने आपको सिखाई दिया आज तक, है ना। यहाँ पे कभी भी किसी भी कीमत पे माइटोसिस नहीं हो सकता, ये जब भी हुआ तो क्या होगा, मियोसिस। एंड therefore and therefore we inherited together, we inherited together। ये क्या हो गया, ये लिंकेज हो गया। अब मेरे ख्याल से आसान हो गया होगा आपके लिए, है ना, अब ये इजी हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरी जो समझने वाली बात है वो ये क्या है कि जितना ज्यादा, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसको कि नेक्स्ट पॉइंट इसके लिए, लिंकेज के लिए, अगर हम एक क्रोमोसोम के ऊपर पोजीशंस देखना स्टार्ट करें, अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक क्रोमोसोम बनाती हूँ ऐसे, और मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जीन्स बनाती हूँ ऐसे, कैसे है ये, टाइटली लिंक है, कैसे है ये, टाइटली लिंक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इनके बीच के डिस्टेंस को आप जितना कम करेंगे, मतलब अगर समझ नहीं आया एक और रफ पेज दीजिए, ये जल्दी जल्दी रफ में करती हूँ, ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3। बहुत सारे केसेस ले सकते हैं बट टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा, आपको इतने में समझ आ जाएगा। यहाँ पे पोजिशनिंग है ये, यहाँ डिस्टेंस बढ़ाइए, यहाँ और डिस्टेंस बढ़ाइए। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर ये क्रोमोसोम ए है, अगर ये क्रोमोसोम बी है, अगर ये क्रोमोसोम सी है, ठीक है, तो किसमें ज्यादा अच्छा लिंकेज होगा, तो आप बोलेंगे ए में होगा, क्योंकि साफ साफ मैंने आपको अभी इसके डेफिनेशन में एक बात लिखी है, क्लोजली पोजिशन,
ये कीवर्ड है इसका। इस चीज की गारंटी होनी चाहिए कि ये कैसे हैं, क्लोजली एसोसिएटेड है, ठीक है। और यही रीजन है कि मियोसिस के टाइम में, सेग्रीगेशन के टाइम में क्या होगा, इकट्ठे चले जाते हैं, एक साथ चले जाते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ज्यादा अच्छा लिंकेज किस में होगा, ए में होगा, बी में होगा, सी में होगा, आप बोलेंगे नहीं ए में होगा। आंख बंद करके बिल्कुल आपको देखना है, एक बार इंस्टेंटली देखने के साथ इसका आंसर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सबसे पुअर लिंकेज किस में होगा, सी में होगा। बात समझ आ रही है आपको? इसके लिए मैं एक पॉइंट लिख रही हूँ यहाँ पे। अगर आप ऐसे इसको बनाते हैं, मतलब ये क्या है, लिंक्ड जीन्स है, क्या है ये, अगर आप इसको लिंक्ड जीन्स दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, लिंक्ड जीन्स शो करते हैं, तो ये तो देखिए ऐसे, ये है और ये है, क्या शो करा है आपने, लिंक्ड जीन्स, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे लिंक्ड जीन्स है, कैसे है, यहाँ पे लिंक्ड जीन्स है, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट लिख लीजिए नेक्स्ट जो है, द क्लोजर टू जीन्स, द क्लोजर टू जीन्स आर टू वन अनदर, ठीक है, जितने ज्यादा क्या होंगे, क्लोज होंगे, ऑन अ क्रोमोसोम, ऑन अ क्रोमोसोम, the greater their greater their chances, the greater their chances are of being inherited together। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज लिंकेज, है ना। अगर ये लिंक्ड है तो ये लिंकेज को शो करेंगे, अगर लिंक्ड नहीं है तो लिंकेज नहीं शो करेंगे, बस इजी सी बात है ना। आर ऑफ बीइंग इनहेरिटेड हैंग कर रहा है, being inherited together, inherited together और linked, ठीक है। इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगी, मतलब अच्छा का मतलब बेस्ट एग्जाम्पल, जिसको देखने के बाद ना जिंदगी भर के लिए आपको इसमें कोई डाउट ही ना रहे, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है, देख लीजिए एग्जाम्पल इसका। देखिए एग्जाम्पल इसका ऐसे लिख लीजिए कि, एग्जाम्पल के पहले ये भी लिख लीजिए कि आप लिंक्ड जीन्स का क्या मतलब समझते हैं, ठीक है। अगर अलग से आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाए, ऐसे तो आप लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं लिखनी है, लिंक्ड जीन्स, कुछ नहीं है, ये जो आपको दिख रहा है वही है, genes that are genes that are located on the
that are located on the same chromosome. वहां से भी उठा के लिख सकते थे क्लोजली पोजिशन, वो भी ठीक है, ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लीजिए इसके विद इन ब्रैकेट सेम क्रोमोसोम, यहाँ से उठा देंगे, ये देखिए क्लोजली पोजिशन, क्लोजली पोजिशन। क्या हो जाएगा ये, लिंक्ड जीन्स आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स। ठीक है, यहाँ तक हो गए। चलिए नेक्स्ट पेज अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक लिंकेज, एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक लिंकेज। चलिए अब लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर यहाँ पे दो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, अगर ये पर्सन जो है ये इंडिया को बिलोंग करता है और ये पर्सन जो है अगर ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करता है, अगर ना विलेज में जाके भी, किसी गांव में जाके भी एक बच्चे से आप पूछे ना कि बताओ इनका आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, पता है बच्चा क्या बोलेगा? बोलेगा इसके जो हेयर्स है ना, इंडियन जो है, इसके जो हेयर्स है वो कैसे होंगे, ब्लैक होंगे। हेयर कलर कैसा होगा? तो बच्चा भी बताएगा आपको कि हेयर एंड आई कलर कैसा होगा इनका, ब्लैक होगा। और अगर इस ऑस्ट्रेलियन की बात करें हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी वो बताएगा और यही बताते हैं, सबसे पहले बेसिक डिफरेंस जो है वो यही बताते हैं कि यहाँ पे हेयर एंड आई कलर जो है, हेयर एंड आई कलर रद्द कर रही है, जल्दी जल्दी लिख लूँ, ठीक है। इनका कैसा होगा जैसे होता ना थोड़ा ब्राउनिश कलर लिए हुए, ठीक है, ब्राउन हेयर कैसा होगा, ब्राउन होगा, कैसा होगा, ब्राउन होगा, ठीक है। तो ये क्या मतलब है इसका, थोड़ा और ध्यान से इसको समझिए। आपने आई के साथ हेयर को प्लस करा है और ये होता है हमेशा, जिसके हेयर्स ब्राउन होंगे ना उसकी सच में आईज भी ब्राउन होती है, जिसके हेयर्स ब्लैक होते हैं आईज भी ब्लैक होती है। क्या मतलब है, मतलब ये है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर जो हेयर कलर को रिप्रेजेंट करता है, अगर हम टू जीन्स के बारे में बात करें तो जो हेयर कलर को रिप्रेजेंट करता है और जो आई कलर को रिप्रेजेंट करता है ये क्लोजली लिंक्ड होते हैं। मैंने बोला ना इसके बाद एग्जाम में आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी इसके एग्जाम्पल को लिखने में, क्योंकि इससे इजीएस्ट कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता आपको समझने के लिए, ठीक है। तो अब मैं लिख देती हूँ इसी को जो मैंने अभी तक लेक्चर में समझाया है। चलो देखिए, जीन्स और हेयर कलर, हेयर कलर एंड आई कलर आर
linked are linked, ठीक है। So certain hair and eye, certain hair and eye colors tend tend to be inherited together। एक साथ ये क्या करेंगे, लिंक फॉर्म में ये जाएंगे, सच एज BLOND, blonde hair with blue eyes, with blue eyes, blue eyes and, मतलब ये दोनों लिंक्ड होंगे, एंड brown hair and brown hair with brown eyes, with brown eyes, ठीक है, नोट कर लीजिए। बहुत आसान हो गया, मेरे ख्याल से आपको पहले समझ नहीं आ रहा होगा। सबसे ज्यादा बच्चे इसी पैरा से घबराते हैं, आप अपनी क्लास में जाके पूछिएगा, कोई भी स्टूडेंट होगा ना, उसको ये पैरा समझ नहीं आता कि व्हाट इज लिंकेज एंड व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन। कॉम्प्लिकेट करके अगर एक बार ऐसे ही बच्चों को डिलीवर कर दे, हाँ भाई लिख लो चलो हो गया, करने को तो टीचर्स 5 मिनट में कराते हैं, इसको 5 मिनट में एक्सप्लेन करते हैं कि होता क्या है, बट क्या समझ आएगा 5 मिनट में बच्चों को। चलिए आगे चलते हैं, हो ही गया भाई। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉम्बिनेशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा भी लोग बोलते हैं, और सही है, बोला भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसको बोलना, ठीक है, कि लिंक जितने जीन्स लिंक्ड होंगे या जीन्स जितने ज्यादा लिंक्ड होंगे उनके अंदर, मतलब मैं बोलूँ यहाँ पे कि यहाँ पे मान लीजिए सपोज कीजिए इसकी पोजिशनिंग है ए और बी, कैसी पोजिशनिंग है इसकी, चाहे तो मैं जीन को यहाँ पे लिख दूँ 1 और 2, तो यहाँ पे ये नंबर 1 एंड नंबर 2 जो जीन्स है वो जितने ज्यादा क्लोजली लिंक्ड है, तो इन्होंने अपने रिकॉम्बिनेशन के चांस को घटाया, डिक्रीज किया, या क्या इन्होंने अपने रिकॉम्बिनेशन के चांस को डिक्रीज किया है, ठीक है। चलिए रिकॉम्बिनेशन को स्टार्ट करने के पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज मिस हो गई, जो कि लिखना जरूरी है, जरूरी क्या मस्ट है ना, कि डिस्कवरी ऑफ लिंकेज किसने किया, जरूरी है ये पता ही आपको, डिस्कवरी ऑफ लिंकेज, डिस्कवरी ऑफ लिंकेज, किसने डिस्कवर किया इसको, बैटसन और जो पनेट स्क्वायर पढ़ते हैं ना, आरसी पनेट साहब जो थे, इन दोनों ने मिलके इस लिंकेज को डिस्कवर किया था, चलिए
बाद में तो सारा वर्क काम बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो लिख लेते हैं, हम इसके अंदर नोट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा हु कोइंड द टर्म लिंकेज, तब वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा थोड़ा माइन्यूट सा फर्क है, जिसको लिख लीजिए आप। इन द अर्ली 1900, मतलब काफी पुराना टाइम था, है ना। विलियम बैटसन, BATESON, and R.C. Punnett, and R.C. Punnett। एन भी यहाँ पे डबल आता है, टी भी डबल आता है, ठीक है। The study inheritance, inheritance, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। जैसे मेंडल का होता है ना, कार्डन पी पे कर रहे थे, तो ये किस पे कर रहे थे, इन द स्वीट पी। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझना है आपको, बहुत ध्यान से। आपको अब यहाँ पे डाइवर्ट करने के लिए एक बात पूछी जाएगी कि पहले तो आप बोल रहे हो कि एक्सपेरिमेंट जो है वो मॉर्गन कर रहे हैं, और नाम आप दे रहे हो यहाँ पे बैटसन का और पनेट का, ठीक है। बैटसन एंड पनेट का आप यहाँ पे नाम दे रहे हैं। वहां पे आपको किसी को भी ये समझाना है, ठीक है, कि ये एक्सपेरिमेंट भले ही कर रहे थे, कोई भी काम कर रहे थे, बट एक्चुअली इनका क्या था, हाइपोथेसिस था पहले। लेकिन हाइपोथेसिस के तौर पे ही अगर कोई सोच के बताता है, रोल तो है उसका। हाइपोथेसिस मतलब चलो बोल दिया है, ठीक है, बता दी है, वो बात क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बाद में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देने का काम किन्होंने किया है, मॉर्गन ने किया है। किन्होंने किया है, मॉर्गन ने किया है। तो आपको वहां पे समझना है। तो अगर वैसे डिस्कवरी पूछा जाए आपसे, तो डिस्कवरी के तौर पे आपको बैटसन एंड पनेट का नाम लिखना है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, नेम्स आपको बहुत सारे एक साथ सुनने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा मतलब इन्होंने लिखा तो था, बट पूरे जेनेटिक्स में ये वेट किया जा रहा था कि ये जो बता के चले गए, आखिर उसको कैसे प्रूफ किया जाए और कौन उसको प्रूफ करने का काम करेगा, है ना। बहुत सारी चीजें यहाँ पे खिचड़ी बनी हुई थी। कैसे, तो देखिए मैं यहाँ पे इतने नाम लिख रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा मेंडल, ये तो डटे रहे इस बात पे, बोले भाई 9331 का रेशियो होता है, डायन क्रॉस का रेशियो। मेंडल साहब के बाद एक और आए, सटन एंड बर्गेल। कॉन्सेप्ट वही है। इन्होंने बोला, भाई मेंडल साहब ने बताया है कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेंडल जो थे वो फैक्टर्स का नाम जानते थे। सट्टन एंड बवेरी ने बोला आप फैक्टर बोल रहे हैं, हम इसको क्रोमोसोम बोल रहे हैं। भाई जीन हवा में थोड़ी होगा, क्रोमोसोम्स के ऊपर ही होगा, ठीक। तो ये जो क्रोमोसोम, अब आपको पता है कि इनके साथ, या फिर इनको क्रेडिट किया जाता है किस चीज के लिए, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस।
क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की लिंक को प्रेडिक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जब इन्होंने दिया तो इसके काम को, इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, कहानी आ रही होगी समझ में, है ना, इसको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किन्होंने दिया, ये दिया मॉर्गन साहब ने। बट कोई हवा में थोड़ी कर लेगा, किसी के दिमाग में जरूर कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिसके बेसिस पे वो क्या करता है, कुछ वहां पे अपनी तरफ से प्रूफ करना चाहता है, ठीक है। अब ये रहे मॉर्गन साहब, इन्होंने क्या देखा था, बोले अच्छा ये जो लिंकेज है इसके बारे में हाइपोथेसिस देने का काम किन्होंने किया था, बैटसन एंड पनेट ने। सारे नाम कैसे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। तो इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने बैटसन एंड पनेट ने क्या किया है, जो लिंकेज दिया है तो क्यों नहीं इसके ऊपर मैं काम करके देखता हूँ। और उसमें मॉर्गन साहब ने एज अ टूल इस ऑर्गेनिज्म का यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ड्रोसोफिला को, पता ही आपको, ठीक है। तो इस तरीके से कहानी जुड़ी हुई है आपस में, ऐसे इनका कनेक्शन है आपस में, ठीक है। तो उससे ऐसे देखने से क्या होता है, चीजें इजी हो जाती हैं आपके लिए, ठीक है। तो तभी मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आप घबराएं नहीं और आपको ये बात समझ आए कि किसने डिस्कवर किया, किसने हाइपोथेसिस दिया, किसने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया, किसने बेस बनाया, सारी चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। अब एक जगह आपको और फंसना है, एक जगह और फंसिएगा, वो क्या, सो देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। डिस्कवरी कर रहे हैं कौन, बैटसन एंड पनेट, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है, हु कॉइन्ड द टर्म लिंकेज, फिर वहां पे मॉर्गन साहब का नाम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए मॉर्गन, मॉर्गन कॉइन्ड मतलब सिर्फ टर्म दिया, समझ गया। जैसे कैसे मेंडल साहब फैक्टर फैक्टर कर रहे थे तो जोहानसन साहब आके बोले भाई ये तो फैक्टर बोल रहे हो, फैक्टर नहीं जीन्स में बोलूंगा इसको आपसे, है ना। तो मॉर्गन कॉइन्ड द टर्म, लिंकेज, ये ढूंढ लीजिए, इसमें से सारे क्वेश्चंस आपको जगह जगह मिल जाएंगे, है ना। उन्होंने क्या किया है, लिंकेज को या लिंकेज टर्म को कॉइन करने का काम किया, मॉर्गन कॉइन्ड द टर्म लिंकेज। चलिए थोड़ा सा रिकॉम्बिनेशन भी समझा देती हूँ आपको, ताकि आगे अगर डिटेलिंग करूँ तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद तो टाइम नहीं लगेगा। रीजन क्या है, बेस होगा आपके पास। अब मैं आपको जेनेटिक डिसऑर्डर या कोई भी वैसी चीज बता रही हूँ आपको, ठीक है, और आपके पास बेस है ही नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, समझने में आपको दिक्कत आएगी। साफ सीधी सी एक बात है कि रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कि अब एक ऐसी घटना, एक ऐसा फेनोमेना आने वाला है जिसकी वजह से न्यू कॉम्बिनेशन बनने वाला है। क्या होने वाला है, न्यू कॉम्बिनेशन जो है वो बनने वाला है, ठीक है। तो अभी तक लिंकेज पढ़ रहे थे, अब आइए रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, ठीक। अब रिकॉम्बिनेशन को बोला जाता है, अगर हम जेनेटिक्स में भी जैसे पढ़ रहे हैं तो रिकॉम्बिनेशन के बारे में क्या बोला जाता है कि ये रिकॉम्बिनेशन जो है एक्चुअली में लिंकेज के अपोजिट है। मतलब आप जितना ज्यादा टाइटली लिंक कीजिएगा रिकॉम्बिनेशन उतना पुअर होता है, ठीक है। तो ये कैसे, यहाँ पे ना थोड़ा 11th का भी सेगमेंट आता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये देखिए वापस मैं दिखाती हूँ इसको, तो डायग्राम ये देखिए,
ये जो पीजे बनता है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे ये जो रेड है क्रोमोसोम, इसका रेड आर्म जो है वो ग्रीन वाले में चिपक दिया जाता है। यहाँ पे ये जो रेड क्रोमोसोम है इसका थोड़ा सा रेड सेगमेंट जो है वो ग्रीन क्रोमोसोम के साथ जाके यहाँ पे अटैच हो गया। एग्जैक्टली उसी तरीके से ग्रीन वाले का सेगमेंट रेड में चला गया, यहाँ पे ग्रीन वाले का सेगमेंट रेड में चला गया। क्या मतलब निकल रहा है यहाँ पे? मतलब ये बन रहा है यहाँ पे कि रिकॉम्बिनेशन लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ एलील्स। ऐसा कॉम्बिनेशन इसमें था क्या? नो। ऐसा कॉम्बिनेशन इसमें था क्या इस वाले केस में? नो, नहीं था। कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि रिकॉम्बिनेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ अलील। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए आगे लिखते हैं। Recombination is the process. Recombination recombination is a process by which pieces of DNA are broken। ये किस सेंस में बोला जा रहा है पता है आपको? ब्रोकन जो सेंस है, ये सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जब आपने पढ़ा था 11th क्लास में ना, तो वहाँ पे कैसे एक्सचेंज हो रहा था कायजमाटा के, तो वो सारी चीजें जो है वो इसके अंदर हिडन, आपको यहाँ पे बताया नहीं जा रहा है। ठीक है, आगे आपको समझ आ जाएगा। ब्रोकन एंड क्या होगा फिर? रिकम्बाइंड combined to produce new combinations बन ही रहा था न्यू कॉम्बिनेशन, है ना? किसका? अलील्स का। किसका न्यू कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे? अलील्स का न्यू कॉम्बिनेशन जो है वो फॉर्म हो रहा है। अभी जो ये डायग्राम आपने देखा था इसमें किसका कॉम्बिनेशन बन रहा था? अलील्स का, है ना? ये देखिए बेस्ट, इसे बेस्ट समझ आएगा। ये बार बार इधर उधर मूव कर जा रहा था ना, ये देखिए बेस्ट है। 2 कलर्स के हैं यहाँ पे, और यहाँ नीचे क्या हो गया? क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? बेस्ट है ना? इसे अच्छा नहीं समझ आएगा तो ये क्या हो गया? व्हाट इज दिस फिनोमेनन? रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ अलील्स जो है ये फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे क्या बना? ये नीचे देखिए, ये न्यू कॉम्बिनेशन है, ना तो ये ऑरेंज जैसा है और ना ये ब्राउन जैसा है, दोनों में से किसी के जैसा नहीं। तो क्या बन गया यहाँ पे? न्यू कॉम्बिनेशन बन गया।
और अगर आपसे कल को पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन इन नेचर, तो आपको ये बोलना है वहां पे कि रिकॉम्बिनेशन, this recombination process, this recombination this recombination process this recombination process creates genetic diversity, creates genetic diversity genetic diversity at the level ऑफ जीन्स, मतलब ये नेचर में जेनेटिक डाइवर्सिटी को क्रिएट करता है, लेवल ऑफ जीन्स at the level of genes that reflects, जिसकी वजह से क्या होगा, that reflects differences that reflects differences in the DNA, in the DNA sequences of DNA sequences of different organisms, different organisms। तो ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन का सिग्निफिकेंस हो गया। आज जो हमें नेचर में इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, किसकी वजह से हो रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, यही रिकॉम्बिनेशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो कुल मिला के एक कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन की बेसिस पे आप जब देखना स्टार्ट करते हैं तो आपको एक बात समझ आती है। यहाँ पे कौन सी बात समझ आती है कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट बोलने का क्या मतलब है, लिंकेज जितना अच्छा होगा, लिंकेज क्या होगा, जितना अच्छा होगा, रिकॉम्बिनेशन उतना बुरा होगा, ठीक है, ऐसे समझिए इसको। स्क्रीनशॉट बनेगा।